दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 9 बार के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो बीजेपी का थामन थामने की जो खबरें हैं लगातार कमलनाथ को लेकर चल रही हैं? और कमलनाथ कांग्रेस के वह नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उन्हें तीसरे बेटे के रूप में दर्जा देती थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी की थी, ऐसा कहा जाता है। और कमलनाथ लगातार गांधी परिवार के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। और ये भी बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को इतना सब कुछ मिल गया हो, जो 9 बार के सांसद रहे हो, लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हो जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वह रह चुके हैं कांग्रेस सरकार के अंदर, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश में रह चुके हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेताओं में कमलनाथ की गिनती होती है जिन्हें राजनीति में सब कुछ मिला है। और गांधी परिवार के करीबी होने का उन्हें काफी कुछ राजनीतिक रूप से लाभ भी मिलता है, ऐसा भी कहा जाता है। और ऐसे में कमलनाथ को लेकर आज जो चर्चा है कि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, और कमलनाथ ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। मैं स्वागत करता हूं राकेश अचल जी का, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है पत्रकारिता का, और मध्य प्रदेश की राजनीति को वे बखूबी जानते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कमलनाथ को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारे के अंदर है, उसमें कितना सच्चाई है और आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि कमलनाथ बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। राकेश अचल जी। धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, जहाँ तक माननीय कमलनाथ जी का सवाल है तो वे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनसे 1-2 साल छोटे हैं। जैसे कि आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि वो 9 बार सांसद रहे। सत्ता में जब जब कांग्रेस की सत्ता 1980 के बाद बनी तब तब वो मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे। जब सत्ता में नहीं रहे तो संगठन में महासचिव के रूप में रहे, और आखिरी पारी उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में आकर एक मुख्यमंत्री के रूप में खेली। मुख्यमंत्री के रूप में वो कामयाब नहीं हुए, अपनी सरकार को 19 महीने से ज़्यादा नहीं चला पाए, और उनकी तथाकथित कार्यशैली की वजह से कांग्रेस पार्टी टूटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय 2020 में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और आज आप देखेंगे कि मात्र 4 साल की जो प्रदेश की राजनीति है उसमें खुद कमलनाथ अब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके दरवाजे पर खड़े हैं, बल्कि एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं, और इसके लिए उन्हें किसी ने विवश नहीं किया है। कांग्रेस में इस समय अभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसा मार्गदर्शक मंडल में किसी को धकेलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान वहाँ होता है, और खास तौर पर कमलनाथ का तो बहुत सम्मान हुआ। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, सरकार उन्होंने गिरवा दी अपनी, उसके बाद भी उन्हें माफ कर दिया गया। उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा गया, प्रतिपक्ष का नेता बनाए रखा गया। लेकिन हाल में जब राहुल गांधी वाली जो नई टीम है उसने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया, और राज्यसभा की एकमात्र सीट जो जिसके जरिए वो संसद में जाना चाहते थे, वापस उनकी राजनीति में लौटना चाहते थे, उसमें उन्हें अवसर नहीं दिया गया, तो उनका मन खट्टा हो गया। और ये मन की जो खटास थी, ये सिर्फ खटास नहीं थी, उनके ऊपर एक डर भी था कि अब क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वापस आने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं उनका हाल भी हेमंत सोरेन जैसा न हो जाए। वो भी व्यापारी हैं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो कहीं उन्हें ईडी सीडी सीबीआई और जेल का रास्ता न दिखा दिया जाए। तो इस डर से उन्होंने बाकायदा जाकर के शरण मांग ली है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में आपको मालूम है शरणार्थी शिविर बहुत दिनों से लगा हुआ है। जो भी कांग्रेस का डरा हुआ नेता है उस शिविर में शरण लेता है। पिछले दिनों अशोक चौहान गए, उसके पहले देवड़ा गए, उसके पहले एक लंबा सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाने वालों, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों का। तो इसमें मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे जो कांग्रेस के प्रति कार्यकर्ताओं में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, उसमें एक आंशिक ब्रेक जरूर लग सकता है। जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि जो व्यापार है कहीं न कहीं वह उसके पीछे भी ये भी कारण हो सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि जो कांग्रेस के जो ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी में, जैसा आपने कहा शरणार्थी शिविर की बात ही बीजेपी हो गई है, वह लगातार अन्य दलों के नेताओं को अपने यहाँ जगह दे रही है। तो ऐसे में कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता का जाना, जो कांग्रेस की नई नई पीढ़ी के नेता हैं, मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी हैं या जयवर्धन सिंह हैं या दूसरे नए जो नेता हैं, क्या उनके लिए एक अवसर है अपने को स्टैब्लिश करने का? प्रशांत जी देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। जब ये जो बुजुर्ग नेता हैं जिनको हम नदी किनारे खड़े हुए वृक्षों की तरह मान सकते हैं, जो किसी भी समय या गिर मठाधीश सकते हैं, कहा जाए ना, जिनका कोई मठाधीश जो बने वजूद हुए थे। नहीं है। ये मठ तो, अब मठ संस्कृति तो कांग्रेस में समाप्त हुए काफी अरसा हो गया। लेकिन ये वो पेड़ हैं जो नदी के किनारे खड़े हैं और पुराने हो चुके हैं, जिनकी जड़ों में अब घुन लग चुका है, किसी भी समय गिर सकते हैं। और ये कांग्रेस की सेना के जामवंत हैं, बहुत बूढ़े हैं, सेनानी फिर भी इनको कहा जाता है। लेकिन ये अब लड़ने के काबिल नहीं रहे, तो ये अपने डर से भाग रहे हैं। और अच्छा है भाग रहे हैं, इससे जो नई पीढ़ी है, जो राहुल गांधी के हम उम्र लड़कों की पीढ़ी है, जिसमें जीतू पटवारी का आपने नाम दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये इन सबको अवसर मिलेगा। और ये अगर कुछ करके दिखाएंगे तो राजनीति, और खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति, जो गांधीवादी राजनीति है, जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है, जो भाईचारे की राजनीति है, वो इन लोगों को बहुत कुछ देगी भविष्य में। क्योंकि इस समय जो वितंडवाद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू राष्ट्र बनाने का और धर्म ध्वजाएं फहराने का, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अगर बहुत दिन चलने वाला होता तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी आराम से पैर फैला करके सो गई होती। लेकिन उसे डर है कि केवल राम नाम जपने से काम नहीं चलेगा। अगर 370 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, तो हर हालत में जो मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है उसको कमजोर करना होगा। और इस कमजोरी के लिए वो टूटे फूटे पुराने नए जितने भी नेता, उन सबको अपने शरणार्थी शिविर में दाखिल करने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पर। जो कीमत आपको चाहिए, आपको राज्यसभा चाहिए, राज्यसभा मिल जाएगी। आपको अवैधान चाहिए ईडी सीबीआई से, वो मिल जाएगा। तो एन केन उसको भारत कांग्रेस को कमजोर करना है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी आप देखेंगे, और अभी लोकसभा चुनाव की भी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस से बहुत से लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश से जाएंगे। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह भाग जाए। हो सकता है कि अभी हाल में विधानसभा चुनाव हारे हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह चले जाएं। एक लंबी फहरिस्त है भगदड़ की तो। लेकिन इससे कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। इस शुद्धिकरण में कांग्रेस का नेतृत्व तो बुरा बनता, वो इस बुराई से बच गया है। जी। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है, उसके लिए भी मतलब बुराई से बचने का रास्ता खुद ही ये नेता दे रहे हैं, जिस तरह की इनकी कार्यशैली नेताओं की। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अगर कमलनाथ की रणनीति या उनकी कार्यशैली सही रहती, तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो विजय की बात की जा रही थी, उसके मतलब पहुंच सकती थी उसके आसपास वह, या जीत सकती थी। कमलनाथ की कार्यशैली को लेकर तमाम विवाद रहे और जैसा अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा था, तो ऐसा भी जैसा आलोक शर्मा जो प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने खुलकर कमलनाथ पर आरोप लगाए थे कुछ समय पहले। हालांकि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। क्या कांग्रेस नेतृत्व को पता था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम हो सकता है? पहले से उन्हें कुछ अंदेशा था ऐसा? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व को ये तो पता था कि ये बुजुर्ग नेता हैं, ये किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है, स्वच्छंद नेता हैं, इनके परम स्वतंत्र नेता हैं, इनको समझाया नहीं जा सकता। और उसका खमियाजा कांग्रेस ने भुगता। 2020 में भी भुगता, जब अच्छी खासी चलती हुई सरकार गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 विधायकों को 22 विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 2023 में जो चुनाव हुए अंत में, उसमें भी सबको लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, ऐसी अच्छी हवा बनी हुई थी। लेकिन जिस ढंग से कमलनाथ ने, और कमलनाथ के साथ में तो कहूँ दिग्विजय सिंह ने भी अपने ढंग से जो रणनीति बनाई, अपने लोगों को टिकट दिए, चाहे वो जीतने लायक हो या नहीं हो, उनके लिए काम नहीं किया, उनको पैसा देने में कंजूसी की, उससे कांग्रेस का जो एक और अवसर था सत्ता में वापस लौटने का, वो हाथ से चला गया। लेकिन इससे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नुकसान की बात नहीं है। तेलंगाना उसको मिल गया, कर्नाटक कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस का नुकसान होगा क्या अगर ये लोग चले जाएं, कमलनाथ और कमलनाथ एंड कंपनी, उनके साथ 20-30 विधायक भी चले जाएं, तो अब कांग्रेस का क्या बिगड़ना है। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, लोकसभा की मात्र एक सीट उसके पास थी,
उस एक सीट के से ज्यादा सीटों के लिए अब वो लड़ सकती है, नए लड़के लड़ सकते हैं। कांग्रेस को अब सत्ता में प्रदेश की आने में 5 साल का इंतजार करना है, तो उस समय में ये भरपाई हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी ये जामबंद टाइप के जो नेता है कांग्रेस के, वो निकल जाएं तो ये देश हित में है, प्रदेश हित में है, लोकतंत्र के हित में है। जी, 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 जी। जैसा आपने कहा कि जो पुरानी पीढ़ी है, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वच्छंद प्रकृति, जैसे आपने कहा कि सुनते नहीं थे नेतृत्व की, तो नेतृत्व को भी राहत मिलेगी इस बात से। तो जो छिंदवाड़ा केवल एक मात्र ऐसी सीट है लोकसभा की जिसमें कमलनाथ का प्रभाव रहा है, और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि 9 बार के सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी पूरे प्रदेश के अंदर वह अपनी जो आधार है उसको बढ़ाने में विफल ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस तरह से उनकी अगर चुनाव परिणाम की बात करें विधानसभा की, क्योंकि उनके नेतृत्व में वह लड़ा गया। तो इससे जैसे आपने कहा कि नई जो पीढ़ी है, नए लड़के हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की राजनीति के दृष्टिकोण से अगर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, जो परसेप्शन बनाने की जो लड़ाई है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आप किस तरह से उसका पूरा घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए कौशिक जी, कांग्रेस में अब बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो कमलनाथ के समय बनी थी। अब ये कांग्रेस सड़क पर है, और ये जो बुजुर्ग नेता हैं सड़क पर 10 कदम चलने के लायक नहीं रह गए हैं। जितने बुजुर्ग नेता थे वो इस लड़ाई से डर कर ही कांग्रेस छोड़कर गए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद हो, चाहे दिल्ली में कपिल सिब्बल हो, चाहे आरपी सिंह हो, जितेंद्र कुमार, जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते थे उन लोगों ने या तो पार्टी से किनारा कर दिया, या वो भारतीय जनता पार्टी के शरणार्थी शिविर में शामिल हो गए। लेकिन जिन लोगों में संघर्ष करने की क्षमता है, मादा है, वे आज भी राहुल गांधी के साथ, आप देख रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सड़कों पर है। अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, वोट मिले ना मिले इससे कांग्रेस को अगर फर्क पड़ता, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह 24 घंटे 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगी रहती। लेकिन कांग्रेस चुनाव की तैयारियों के साथ साथ देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो पारंपरिक ताना बाना है उसकी चिंता कर रही है, उसको बचाने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही है। आप बताइए, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, उसका कौन सी यूनिट ने, राष्ट्रीय यूनिट ने या प्रांतीय यूनिट ने इस तरह की जनता से बात करने की कोशिश की हो? सब हवा हवाई नेता है, रैलियां करते हैं, हेलीकॉप्टरों से आते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठ के मोदी मोदी करके वापस चले जाते हैं। मन की बात करते हैं टीवी टेलीविजन से, जनता से संवाद नहीं करते। तो ये जोखिम लेकर के कांग्रेस सड़क पर है, तो इसका फायदा आज नहीं कल नहीं लेकिन परसों जरूर कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो देश की गांधीवादी राजनीति में यकीन करते हैं उन्हें भी लगता है। जी। जी, जी। तो जैसे आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उल्लेख किया, इसमें कोई दो राय नहीं, जो मणिपुर से शुरू होकर लगातार ये यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और उसमें जिस तरह से लोगों का एक समर्थन बड़े व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है यात्रा के अंदर। तो उससे जो कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास की बात की जाए, राहुल गांधी के अंदर आत्मविश्वास की बात की जाए, उसमें तो इजाफा निश्चित रूप से दिखाई भी देता है। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम क्या उस आत्मविश्वास को सीधे चुनौती नहीं देते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये रही है कि ये देश कांग्रेस विहीन हो जाए। लेकिन देश का ये सौभाग्य है कि अभी भी कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे जो सत्ता से विमुख लोग हैं, जिनके लिए सत्ता बहुत प्राथमिक चीज नहीं है, वैसे नेता हैं। इसलिए कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो इस कांग्रेस को लीड कर रहे लोग हैं उनका आत्मविश्वास कुचला जाए। और उसी के लिए आप देखते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य में जाती है वहां वहां कुछ हलचल की जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप देखिए, बिहार में गए तो उन्होंने वहां की जो साझा सरकार थी उसको तोड़ दिया, वहां पर जेडीयू को गोद में बिठा लिया और उसके साथ सरकार बना ली। झारखंड में गई तो वहां हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो उन्होंने कमलनाथ को अपनी तरफ बुला के रख लिया। तो इससे फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है, कांग्रेस के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि कांग्रेस इन आघातों से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। और ये मजबूती लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देगी। 370 की सीटें हासिल करने का जो भयंकर लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपने ऊपर कंधों पर लाद दिया है, इसे पूरा करने में उन्हें पसीना सिर्फ इसीलिए आ रहा है। और इसीलिए वो जामबंदों को तोड़ तोड़ के अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं, चाहे वो किसी काम में हो या ना हो। लेकिन इससे उनकी एक कोशिश है कि एक दबाव, एक मानसिक दबाव
कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर पड़े। तो अब उनकी अपनी कोशिश है, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही जी, जी, जी। अच्छा, ऐसे में जो विचारधारा की बात करते हैं राहुल गांधी लगातार कि विचारधारा की ये लड़ाई है, विचारधारा का संघर्ष है। तो ऐसे में जो इतने बड़े नेता हैं, जो इतने लगातार राजनीतिक अनुभव जिनमें रहा है, जो लगातार पार्टी को चलाने में जिनकी भूमिका रही है, जो रणनीति बनाने में अग्रणी भूमिका में रहे हैं, तो उनके लिए राजनीतिक विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है क्या? केवल सत्ता का गणित ही उनके लिए सब कुछ है? है। देखिए, बिना विचारधारा के जितने भी राजनीतिक दल इस देश में इस समय मौजूद हैं, उनको आप देखिए कि वो हाशिए पर चले गए हैं। और केवल कांग्रेस है जो अपनी गांधीवादी विचारधारा से मोर्चे पर खड़ी है, और एक भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सांप्रदायिक विचारधारा से आपको लड़ती हुई दिखाई दे रही है। वामपंथी दल हैं, वो विचारधारा के बल पर भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, चुनाव प्रक्रिया से हट गए हों, या उनको उतना समर्थन नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो जिंदा है। तो ऐसे में विचारधाराओं का महत्व उन नेताओं के लिए नहीं है जो हाशिए पर हैं, जो वही मैंने कहा ना, नदी किनारे पेड़ वाले हैं, जो गिरने वाले हैं। उनके लिए विचारधारा नहीं है, उनके लिए स्वार्थ है। उनके लिए अपने बच्चों को पुनर्स्थापित करने के लिए, उनका भविष्य संवारने का लक्ष्य है। पार्टी और विचारधारा उनके लिए लक्ष्य नहीं बची है। तो ऐसे में उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, और ये सिलसिला एक निरंतर सिलसिला है, चलता रहता है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी अगर माननीय मोदी जी तीसरी बार सत्ता में लौट के आए, तो इनके यहाँ भी जो जामवंत वाली टीम है ना, जो प्रतिद्वंदी टीम है, वो भी ऐसे ही भरभरा कर या तो घर बैठ जाएगी या गिरती हुई दिखाई देगी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं न कहीं चुनौती सभी के सामने है। और बीजेपी की अगर बात करें, जैसे 370 का प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं, 400 पार का एनडीए का नारा दे रहे हैं। तो क्या उन्हें ऐसे पार लगाने के लिए जो दावे हैं उनके, उसको दूसरे पार्टी के नेताओं की आवश्यकता है उन्हें? अपनी पार्टी के अंदर उन्हें वो आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता कि अपनी पार्टी के दम पर या अपने कार्यकर्ता के दम पर वह अपने जो दावे को पूरा कर सकते हैं? आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया। अगर उन्हें ये आत्मविश्वास होता, तो वे कांग्रेस के लिए शरणार्थी शिविर नहीं खोलते। कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए उन्होंने खोल रखा है। नीतीश कुमार को भी अपने साथ ले रखा है। इस समय भी आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के सांसदों की जो संख्या है, उसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, उसमें सब ऐसे ही शरणार्थी लोगों की संख्या ज्यादा है। 130 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस और दूसरे दलों से पहले आए थे, और वो इस समय संसद के और राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डरा हुआ है, आरएसएस का नेतृत्व डरा हुआ है, और इसीलिए आंख बंद करके जो सब गले मिलने आ रहा है, सांप नेवला जो भी, सबको वो अपने साथ रखने के लिए विवश है। और अगर ये व्यवस्था नहीं होती, अगर उन्हें अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता, तो वो इस तरह का दल बदल बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दल बदल कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक पाप तो है, अपराध तो है। इसके खिलाफ कानून है हमारे देश में, लेकिन वो कानून कभी उससे कोई डरता नहीं है। उसको लेकर के कार्रवाइयाँ बहुत आंशिक होती हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, सत्ता के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने एनसीपी और शिवसेना, असली नकली को सब उलट पलट के रख दिया। तो ये बेशर्मी तो चलने वाली। जी, 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 जी। जैसे आपने कहा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ या दल-बदल कानून तो कहीं न कहीं हाशिए पे दिखाई देता है। और जिस तरह से राजनेता सत्ता अपने हिसाब से उस कानून का उपयोग करते हैं या उसको हाशिए पर धकेल देती है। तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएँ, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, उसे मजबूत करने के लिए, तो इन व्यवस्थाओं में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है अभी? क्या देखते हैं आप? प्रशांत जी, एक लंबे समय से इस देश में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव के कानून को बदलने की मांग की जा रही है, उसमें संशोधनों की मांग की जा रही है, लेकिन उस पर किसी भी सरकार ने, खासतौर पर 10 साल से सरकार ने तो ध्यान दिया नहीं। उल्टे जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तौर तरीका है लोकतांत्रिक, उसको भी बदलने की कोशिश की है। तो ये स्थितियां तो रहेंगी, और इनसे लोकतंत्र में मतदाता जो है निपटेगा, और आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए हो सकते हैं। जैसे बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरह से वह दूसरे पार्टियों के नेताओं को ले रही है और जैसा आपने कहा कि 100 से ज्यादा बड़ी संख्या में सांसद भी दूसरी पार्टियों के उनके पास इस समय हैं। तो ऐसे जो बीजेपी का कैडर है या बीजेपी का जो नेता है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनके सीधे-सीधे जो हक है राजनीतिक तौर पर, उस पे डाका नहीं डल रहा है दूसरे पार्टियों के नेताओं के द्वारा?
प्रशांत जी, डांका दूसरी पार्टी के नेता नहीं डाल रहे हैं, ये डांका खुद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डाल रहा है। आपने अभी देखा जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं 53 सीटों के लिए, उसमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो निष्ठावान नेता हैं, वो नजर लगा के बैठे थे। लेकिन उनमें से बहुत सी सीटें ऐसे शरणार्थियों में बांट दी गई। अशोक चौहान का उदाहरण इसमें सबसे बड़ा है कि आज आए और कल उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और निराशा बढ़ रही है मौजूदा नेतृत्व को लेकर के। और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो ज्वालामुखी है ये फटेगा। और जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये एक आकलन है जो मौजूदा परिस्थितियों के देखते हुए मुझे नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भयंकर असंतोष के दौर से गुजर रही है। लेकिन चूंकि एक तानाशाही नेतृत्व उसके ऊपर हावी है, इसलिए शायद वो इस लोग अभी मौन है और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, 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 जी। ठीक कहा आपने, कहीं न कहीं संतोष के सवाल बीजेपी के अंदर भी हैं और वह लोकसभा चुनाव के आसपास या उसके पश्चात कहीं न कहीं सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो राजनीतिक जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उसको दरकिनार कर दूसरे अन्य नेताओं को, जैसे आपने शरणार्थी का एक नाम दिया उन्हें, तो उन्हें अवसर मिल रहा है और तो इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं संतोष तो पैदा पार्टी के अंदर होता ही है। जैसे हेमंत सोरेन की सरकार के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन की सरकार बनती है झारखंड में, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि लगातार वहाँ पर भी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार जारी है। तो ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें या विभिन्न प्रदेशों में जो गैर भाजपा सरकार है, क्या उनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा? हाँ, निश्चित तौर पर ये देखिए, जैसे अब आपने अभी झारखंड की बात की तो कांग्रेस के 8 विधायकों को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो बीच के मध्यस्थ लोग हैं उन्होंने बुला के रखा हुआ है। सौदेबाजी चल रही है। सरकार गिराने की इनकी कोशिशें अंत तक रहेंगी, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है तो उन राज्यों में लोकसभा का जो पुराना आंकड़ा 2019 का इन्होंने हासिल किया था उसे बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर कोशिश कामयाब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। झारखंड ने भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया था और उसी से बहुत खींची हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, जी, जी। सही बात है, भविष्य गर्भ में सब चीज़ें कि किस तरह से घटनाक्रम सामने आते हैं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट भी किया है और आने वाले समय में उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, जो घटनाक्रम भविष्य में सामने आ सकते हैं, उसको लेकर क्या आपका विश्लेषण है? क्या आप देखते हैं उस चीज़ को लेकर? अब कौशिक जी देखिए, इलेक्टोरल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो निर्णय है, वो काफी सराहनीय है। लेकिन ये निर्णय बहुत देर से आया। कहा वर्षा जब कृषि सुखानी। जो पैसा इन राजनीतिक दलों को, खासतौर पर सत्तारूढ़ दल को हासिल करना था, वो तो वो हासिल कर चुके। अब उस धन की वसूली का तो कोई आदेश इस निर्णय में है नहीं। तो इस काले और सफेद धन का जो मिला हुआ दान है, इसका इस्तेमाल इस लोकसभा चुनाव में होगा। इसे माननीय अदालत रोक नहीं सकती, ना उसने रोकने के लिए कोई संकेत दिए हैं। इसलिए ठीक है, अब भविष्य में इसका असर हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसका कोई फायदा इस लोकतंत्र की व्यवस्था को मिलने वाला है। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भविष्य में कुछ इसका सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ कमलनाथ की जो राजनीति है, बड़ा इसका आपने विस्तृत विश्लेषण किया है और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया है। आपका पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।